जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपकी एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, बायोलॉजी की कक्षा में। तो दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो जो है जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शायद बायोलॉजी में ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए दोस्तों, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से इसका नोट्स आप जरूर तैयार करिएगा दोस्तों। ये टॉपिक क्या है दोस्तों? ये टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यहाँ हम दोस्तों पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। मानव में किस तरह पोषण होता है, किस तरह पोषक तत्व क्या क्या भूमिका निभाते हैं, किसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, या किसकी अधिकता से किस तरह की जो है अव्यवस्था होती है शरीर में। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठे, स्क्रीनशॉट लें, जिस तरह भी माइंड मैप से नोट्स बनाएं, लेकिन इसका नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको पढ़ते हैं कि क्या है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। दोस्तों किसी भी जीव को, कोई भी जीव दोस्तों अपनी जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, कोई भी जीव दोस्तों अपनी जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कुछ जो है उसके शरीर में क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीव के शरीर में जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए क्या होता रहता है? जैविक प्रक्रियाएं होती हैं बहुत सारी, उनको चलाने के लिए दोस्तों क्या होता रहता है? उपापचय। उपापचय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी सजीव हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई और जंतु हो, उसको जीवित अवस्था में रखने के लिए, अपने शरीर को जीवित अवस्था में रखने के लिए, ताकि वो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को संपादित कर सके, उसकी कोशिकाओं में ये प्रक्रिया चलती है। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? उपापचय, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी मेटाबॉलिज्म के होने के बाद ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से जो है वो जीव अपनी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करता है। जैसे आपको मूवमेंट करना है, तो मूवमेंट करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। अगर उपापचय नहीं होगा कोशिका में, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, या कोई भी काम करना है आप करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो उपापचय कहाँ होता है? कोशिकाओं में। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिकाओं में। ठीक है, तो क्या है? जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए सजीवों की कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म होता रहता है। अब दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, और आज मैं इसको अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम। ठीक है, आइए देखा जाए दोस्तों कि जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, अब इस टॉपिक में मेटाबॉलिज्म हम अलग से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेटाबॉलिज्म किस तरह काम करता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि हमको पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है, तो पोषण की प्रक्रिया क्या है? पोषण की प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि जब मेटाबॉलिज्म होगा तभी जो है ऊर्जा मिलेगी किसी भी जैविक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। कोई भी प्रक्रिया हो उसको पूरा करने के लिए मेटाबॉलिज्म से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे होगा दोस्तों?
हमें जो है बाहर से कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ की? न्यूट्रिशन की। तो ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों क्या है? पोषण है, ठीक है, इसे हमारी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं उनके माध्यम से हम पोषण प्राप्त करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो, ठीक है। तो ये हम क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन हम इसके पहले आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें ताकि आप एक चीज़ अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम पहले मेटाबॉलिज्म आपको बताते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपापचय, ठीक है। क्या है? उपापचय। तो उपापचय हम देख लेते हैं सबसे पहले। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म। ये क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म क्या है? सजीवों के शरीर में, ठीक है, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव और रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। वो क्या है दोस्तों? हार्मोन, एंजाइम, हार्मोन, एंजाइम, डीएनए, इनका क्या बनना और टूटना, बनना और टूटना, बनना और टूटना। मतलब उपापचय में क्या होता है? शरीर के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाएं ही उपापचय में शामिल की जाती हैं। उसमें हार्मोन्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बनते भी हैं और टूटते भी हैं। डीएनए का निर्माण भी होता है, विखंडन भी होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को, इन सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं या उपापचय कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा जाता है, दोनों अलग अलग हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं वो दोनों क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं ये दोनों क्या है, ये हम पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है? एक होती है प्रक्रिया उपपचय की, उपचय, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अपचय। उपचय और अपचय दो प्रक्रिया है। इसको कहते हैं एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, और इसको कहते हैं दोस्तों कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म, ठीक है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्लियर हुआ? अब एक एक करके इनको हम समझ लेंगे, हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों इनको समझते हैं क्या है ये। बहुत सी आसान चीज है ये। पहला, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों में बदलने को उपचय कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का बनना, जटिल पदार्थों का बनना, मतलब सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण क्या होता है? उपचय होता है या उपचयन होता है। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? इसमें अपचयन है। इसमें क्या होता है? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, ये क्या है? अपचय है। क्लियर हुआ? ये क्या है दोस्तों? अपचय है, ठीक है। ये क्या है? अपचय है। ये एक अंतर है इन दोनों में, एक अंतर ये है उपचय, और क्या है ये दूसरा? अपचय। ये कैटाबोलिज्म है और ये क्या है दोस्तों?
ये है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्लियर हुआ? चलिए आइए दोस्तों देखा जाए। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट जो हमको समझना है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड से डीएनए का बनना। न्यूक्लिक एसिड बनता है दोस्तों, इससे किसका निर्माण होता है? डीएनए का, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का निर्माण उपचय माध्यम से क्या होता है दोस्तों? डीएनए बनता है। किस चीज से बनता है? किस चीज से बनता है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है? डीएनए बनता है। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ अपचय में क्या होता है? डीएनए टूटता है। किसमें? न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बन रहा है और यहाँ डीएनए का न्यूक्लिक एसिड में टूटना, न्यूक्लिक एसिड में टूटना, ये क्या है दोस्तों? अपचय है। और इसमें क्या होती है? ऊष्मा जो है निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों? मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। आप इसमें देख रहे हैं शुरू में पहले पॉइंट से चीजें स्टार्ट हैं कि सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। तो अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब यहाँ दोस्तों इसका क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा, अमीनो एसिड से प्रोटीन। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है? इसमें क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, यहां पर डीएनए न्यूक्लिक एसिड में टूटता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है और फिर तीसरे में यहां क्या होगा? प्रोटीन से अमीनो एसिड में टूटना। बिल्कुल इसका उल्टा है दोस्तों। जो चीज यहां होती है इसका उल्टा है। इसमें सरल से जटिल अणु बनते हैं और इसमें जटिल अणु से सरल अणुओं में विखंडन होता है। क्लियर हुआ? ऐसे अगला जो पॉइंट है दोस्तों क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोशिका, ये जो है जीवों में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया के तौर पे क्या होता है? जीवों में वृद्धि होती है, क्योंकि सरल अणुओं से क्या होता है दोस्तों? सरल अणुओं से क्या होता है? जटिल अणुओं का निर्माण होता है। तो जीवों में क्या होता है? इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है? यहाँ वृद्धि से मतलब नहीं कि इसका उल्टा नहीं होगा कि शरीर टूट जाएगा। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि इसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। जो भी ऊर्जा होती है दोस्तों एटीपी अणुओं में संचित होती है। किसमें? अपचय में। ठीक है, एटीपी अणुओं में संचित होती है। बस इतना अंतर आपके लिए पर्याप्त है। अब दोस्तों इतना आप समझ लीजिए, मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई। इतना अगर आप समझ ले रहे हैं तो इसमें अंतर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें सरल अणु से जटिल अणु बनता है, इसमें जो है जटिल अणु से सरल अणु में टूटता है। ठीक है, चलिए उपापचय दोस्तों आपको क्लियर हो गया। उपापचय क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या? अब हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में, मनुष्य के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उपापचय की प्रक्रिया के अगर हम नहीं समझते तो हमें आगे की चीजें नहीं समझ में आती। अब देखिए दोस्तों, जब हम पोषण पढ़ेंगे तो उसमें हमको क्या देखना है? ठीक है, पोषक तत्व आपने समझ लिया कि मतलब ऊर्जा, वृद्धि, जो भी आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, जनन हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिए मरम्मत, शरीर की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत हो गई। ठीक है,
कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत, आदि जैविक प्रक्रियाएं, आदि जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा वृद्धि, जनन, ये सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं ये किसी भी सजीव में संपन्न होती हैं। तो इसको पूरा करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पोषक तत्वों से मिलती है, और पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है यही क्या है, पोषण है, ठीक है। चलिए, पोषण आपको समझ में आ गया। अब देखिए, पोषण में हम देखेंगे दोस्तों कि प्रमुख पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख पोषक पदार्थों के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे प्रमुख पोषक पदार्थों के बारे में, आइए देखा जाए प्रमुख पोषक पदार्थ। चलिए, कितने प्रकार के हैं दोस्तों, प्रमुख पोषक पदार्थ, प्रमुख पोषक पदार्थ ये कितने हैं दोस्तों, ये है 7। प्रमुख पोषक पदार्थ कितने हैं, 7 प्रकार के, 7 प्रकार के। अब ये 7 प्रकार के हैं कौन, आइए इनको एक एक करके देखा जाए दोस्तों। अगर हम इसको कार्बनिक, देखिए इनका विभाजन करेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक के आधार पे, कार्बनिक और अकार्बनिक के आधार पे, ठीक है। अब दोस्तों, कार्बनिक का मतलब यह है कि ऐसे पोषक पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है। अकार्बनिक में वो पोषक पदार्थ आएंगे जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। अब देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों, ये ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ है। इसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, तो किस पदार्थ में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, कार्बनिक में आएगा, ठीक है। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गया, ये सारे क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये कार्बनिक तत्वों में आते हैं। अकार्बनिक में क्या आएगा, खनिज तत्व आएगा, जल आएगा, रेशे आएंगे, ठीक है। ये कौन से तत्व है दोस्तों, ये वो तत्व हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। चलिए, अब ये तो हो गया विभाजन कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में। आइए दोस्तों, इनका विभाजन करते हैं इनकी उपयोगिता के आधार पर, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मतलब असल में जो पोषक तत्व हैं इनकी उपयोगिता क्या है, अलग अलग, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इनको देखेंगे दोस्तों कि कार्य की उपयोगिता के आधार पर हम क्या देखेंगे, कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर, मतलब कोई भी पोषक तत्व का काम क्या है बेसिकली, इस आधार पे। तो हम क्या देखेंगे, कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। इनका जो फंक्शनल इंपॉर्टेंस है वो हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो कार्य है दोस्तों वो है एनर्जी देने का या ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का पोषक तत्व का कौन सा काम होता है, किसका काम होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा या फैट या लिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स या वसा ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, शरीर को ऊर्जा देने के लिए। इसमें जो प्रमुख होता है दोस्तों वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जब इसकी कमी हो जाती है या अनुपलब्ध होता है उस स्थिति में वसा ऊर्जा देने का काम करती है, ठीक है। क्लियर हुआ।
पहला है ऊर्जा उत्पादक या ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा निर्माणकारी, दूसरा है दोस्तों निर्माणकारी, मतलब जो निर्माण करते हैं, मतलब शरीर की रचना और मरम्मत करते हैं, शरीर की रचना और जो भी टूट फूट होती है, जैसे मसल्स क्रैम्प हो जाता है, उसके लिए शरीर रचना और मरम्मत। इस काम को कौन करता है पोषक पदार्थ दोस्तों? प्रोटीन करता है। कौन पोषक पदार्थ करता है? प्रोटीन करता है। क्लियर हुआ? चलिए, निर्माणकारी हो गए। तीसरा हो गया उपापचयी नियंत्रक, उपापचयी नियंत्रक पोषक तत्व। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी आपने उपापचय पढ़ा, हमने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म देखा। मेटाबॉलिज्म विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो है पोषक तत्व हैं जो इन प्रक्रियाओं को नियमित करते हैं और नियंत्रित रखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वो कौन से पोषक तत्व हैं। ये कौन है? विटामिन, विटामिन। देखिए उपापचय नियंत्रक में क्या होगा दोस्तों? उपापचयिक नियंत्रक में क्या होगा? ये जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण करेंगे। जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण मतलब कौन सी प्रक्रिया कितनी सीमा में और कब होनी चाहिए उसको नियंत्रित और नियमित करेंगे, ठीक है। तो विटामिन होते हैं दोस्तों, इनका ये काम होता है। जल, जल बहुत महत्वपूर्ण अवयव है दोस्तों पोषक पदार्थ में, इसका एक काम है। और खनिज लवण, खनिज लवणों की एक निश्चित मात्रा में, बहुत आवश्यकता तो नहीं होती दोस्तों, लेकिन एक सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। यही जो है मेटाबॉलिज्म के लिए जो है उपापचयी प्रक्रियाओं को ठीक से संपादित करने के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीन तत्व हैं, विटामिन है, जल है, मिनरल्स है। प्रोटीन हो ही गया। कार्बोहाइड्रेट और वसा किसके लिए होता है दोस्तों? ये होता है ऊर्जा देने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा होगा दोस्तों आनुवंशिक पदार्थ, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ, ये क्या कौन सा होगा? चौथा आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है दोस्तों? डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये कौन से पदार्थ दोस्तों? डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए, ठीक है। तो ये कुल मिला के इनका काम है दोस्तों। आप हम जो है एक एक करके इनको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि एक एक पोषक तत्व क्या काम करता है और किस तरह जो है इसकी कमी से क्या समस्याएं हो जाती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट से। हमारा जो पहला पोषक तत्व है दोस्तों जो कि ऊर्जा देने वाला है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देने के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। ये बना किससे होता है दोस्तों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका संघटन समझ लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। चूंकि इसमें कार्बन है तो एक कार्बनिक तत्व है। CH2O, इसका क्या सूत्र है? CH2O। मतलब आप कह सकते हैं ये C कार्बन हो गया और ये जल हो गया, मतलब कार्बन प्लस जल कह सकते हैं आप। ये हो गया इसका कंपोजिशन, ठीक है। तो चलिए एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये क्या होते हैं दोस्तों? पचने के बाद जब ये पच जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब पच जाते हैं, क्या होते हैं? जब ये पच जाते हैं तो पचने के बाद ये क्या होता है दोस्तों? किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। किसमें बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। पचने के बाद दोस्तों ये किसमें बदल जाते हैं? ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज क्या करते हैं?
ग्लूकोज में बदलेंगे और ये क्या होंगे, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होंगे और फिर क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदलेंगे और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीकृत हो जाएगा, या जलेगा, भोजन जलेगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ऊर्जा का उत्पादन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, ये किस में मिलते हैं, भोजन में मिलता है। ये दो तरीके से प्राप्त होते हैं। भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तुरंत ऊर्जा देने के लिए, तुरंत ऊर्जादायक। इनका दो प्रकार है, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और दूसरा ये कैसे होते हैं, घुलनशील। ये कैसे होंगे, घुलनशील। और दोस्तों ये संचित में भी होते हैं, ठीक है। ये अभी हम इनको देखेंगे कि संचित रूप में भी होते हैं, जो अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। किस में होते हैं, अघुलनशील स्टार्च या मंड। मतलब कुल मिला के मतलब क्या है इसका, कि देखिए कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से पाए जाते हैं ऊर्जा देने के लिए। एक तो ये होता है कि जैसे आपने मान लीजिए शक्कर खाई, आपको तुरंत ऊर्जा मिल गई, तो ये ऊर्जा देने का काम हो गया। ये रूप हो गया इनका कार्बोहाइड्रेट का। और एक रूप इनका ये है कि जब ये जो है पचने के बाद शरीर में इनकी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो है ग्लाइकोजेनेस के प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाते हैं और संचित हो जाते हैं। मतलब यकृत में ये संचित रूप में रहते हैं। और जब शरीर को आवश्यकता पड़ती ऊर्जा की और उस समय उपलब्ध नहीं होती ऊर्जा, तो वो जो है, जो ग्लाइकोजन होता है, और ग्लूकोज में टूट के शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। ये प्रक्रिया मतलब संचित रूप में भी होते हैं और तुरंत ऊर्जा के रूप में भी जो है ये उपलब्ध होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम तो ऊर्जा देना ही है, चाहे वो जिस तरह दे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में और चीजें हम देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। आइए देखा जाए। शरीर की देखिए दोस्तों 50 से 79% लगभग ये जो ऊर्जा की आवश्यकता है, ये इन्हीं से पूरी होती है। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति, मतलब 50% से 79% की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है शरीर की, वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है। मतलब बाकी के लिए जो है फैट जो है इस्तेमाल होता है, बाकी के लिए प्रोटीन भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी जब फैट भी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता, तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदायक का काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में ये देखेंगे कि इनका जो है कितनी कैलोरी इनमें प्राप्त होती है। अगर हम इसकी 1 ग्राम की मात्रा, अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करें दोस्तों, 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करते हैं, तो इसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। क्लियर हुआ, ये इनका कैलोरी माप है, ठीक है। 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर आप जलाएंगे या ऑक्सीकृत करेंगे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए अभी हम तुलना करेंगे कैलोरी माप का जो है इनका और पोषक तत्वों से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इनके मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है, किन किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, मुख्य स्रोत, मेन रिसोर्सेस क्या है, इनके मुख्य स्रोत क्या है। कार्बोहाइड्रेट किन में पाया जाता है दोस्तों, सारे अनाज, अगर हम इनमें कैटेगरी बनाए तो सारे जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, ये सब अनाज है, इनमें पाया जाता है। मुख्य अनाज है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। इनमें क्या पाया जाता है,
ये पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट मीठे पदार्थों में। अब दूसरी कैटेगरी में आप समझिए मीठे पदार्थ जो आपको लगे, शक्कर गुड़, शक्कर गुड़, शहद, मीठे फल, मेवे, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, रसीले फल, रसीले फल, चुकंदर, चुकंदर, क्लियर हुआ। शकरकंद, गन्ना, केला, गन्ना, केला, शकरकंद, शकरकंद जिसमें भी मिठास होगी दोस्तों, याद रखिएगा जिसमें भी मिठास होगी उसमें ये पाया जाएगा। ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अनाजों में देख लीजिए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब में पाया जाता है। मटर और अरहर जैसे दाल वाली चीजें होती हैं दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल के जो अनाज होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अनाज है, इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रसीले फल, रसीले फलों में खट्टे फलों को मत काउंट करिएगा दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। मीठे जो भी मीठे फल हैं या मीठी कंद है, चुकंदर, शकरकंद, गन्ना बहुत अधिक पाया जाता है, केला है, इन सब में ये मिलता है। ठीक है, ये इनके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, चलिए मुख्य स्रोत आपने समझ लिया दोस्तों, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब आगे हमको ये देखना है दोस्तों कि दरअसल ये जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं ये 3 प्रकार की, इनको हम शर्करा भी कहते हैं, शर्करा। तो ये क्या होती दोस्तों? 3 प्रकार की होती, वो तीनों प्रकार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहली होती है दोस्तों मोनोसैकेराइड। बहुत ज्यादा नहीं डीप में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख लेंगे। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा होता है दोस्तों डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब होता है दोस्तों बहु, डाई मतलब होता है 2। अपने आप इससे आप अंदाजा लगा सकते कि इसका क्या मतलब है। मोनो का मतलब होता है 1, मतलब इसमें एक अणु होगा, इसमें एक अणु होगा ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, इसमें 2 अणु होगा, इसमें कई सारे अणु होते हैं। अब देखिए एक एक करके इनको थोड़ा सा समझते हैं क्या चीजें हैं। ये जो शर्करा होती है दोस्तों मोनोसैकेराइड, ये सबसे सरल होती है, सरलतम होती है। क्लियर हुआ? रंगहीन होती है, सरलतम होती है, रंगहीन होती है और मीठी होती है। मीठी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सरलतम है, रंगहीन है और मीठी कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हुआ? इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? शर्करा। मुख्य रूप से शर्करा इन्हीं को कहा जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें शर्करा जो है इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मीठी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? सबसे सरल रूप होता है। ठीक है, चलिए बस इतना जान लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कौन सा है? वो मोनोसैकेराइड में आता है। ठीक है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। इसको हम आगे चल के उदाहरण के साथ बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बन के 1 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज जो है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ग्लूकोज महत्वपूर्ण शर्करा है दोस्तों। ग्लूकोज जो होता है सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा है। इसका नाम आप बहुत सुनते हैं, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का नाम उतना नहीं सुनते जितना आप ग्लूकोज का नाम सुनते हैं। तो ग्लूकोज सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा है। इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। ग्लूकोज के बारे में हम देखते हैं। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक ईंधन कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सल ईंधन है ये।
क्या है, यूनिवर्सल फ्लूइल है, ये यूनिवर्सल फ्लूइल है, ठीक है। अब ये दोस्तों सार्वत्रिक ईंधन क्यों है, क्योंकि ये बहुत आसानी से जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, ऊर्जा देने के लिए बहुत आसानी से ऑक्सीकृत होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक ईंधन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब दोस्तों देखिए, ये जो है इसमें मोनोसेकेराइड में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको जाननी है। इसमें ग्लूकोज तो आपने देखा, जो इसमें जो है शर्करा पाई जाती है वो शर्करा डीएनए और आरएनए के निर्माण में क्या होती है, भाग लेती है। मतलब मोनोसेकेराइड शर्करा ही जो है डीएनए और आरएनए के निर्माण में भाग लेती है, जो कि आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, ठीक है। बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। बस आप दोस्तों डाइसेकेराइड में देखिए, डाइसेकेराइड भी इंपॉर्टेंट है। डाइसेकेराइड देखते हैं। मोनोसेकेराइड में दो बातें, एक तो ग्लूकोज आएगा, दूसरा फ्रक्टोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा, जिसमें ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण है, एक मोनोसेकेराइड है। और इसमें जो है डीएनए और आरएनए के बनाने वाले जो है अणु पाए जाते हैं। शर्करा जो है, जो मोनोसेकेराइड प्रकार की होती है, उसमें डीएनए और आरएनए के संश्लेषण वाली शर्करा पाई जाती है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे दोस्तों डाइसेकेराइड, क्या देखेंगे, डाइसेकेराइड मतलब जिसमें दो अणु पाए जाते हैं, डाइसेकेराइड। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं डाइसेकेराइड को। कुछ होती है दोस्तों पादपों से प्राप्त होती हैं, पादपों से, पहली होती है पादपों से प्राप्त होती है, दूसरी प्राप्त होती है जंतुओं से। मतलब डाइसेकेराइड वाले कार्बोहाइड्रेट का दो स्रोत है, पादप और जंतु। अब देखिए दोस्तों, पादपों से क्या प्राप्त होती है, इसमें दो होती हैं, सुक्रोज और माल्टोज। पहला है दोस्तों माल्टोज शर्करा, दूसरा क्या होता है, सुक्रोज। माल्टोज और सुक्रोज, क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए माल्टोज में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो अणु होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु भी ग्लूकोज का होता है, मतलब दोनों अणु किसके होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। और माल्टोज किसमें पाई जाती है, अंकुरित अनाज में, अंकुरित अनाज में। आपने देखा ना कि ये पादपों से प्राप्त होती है, तो पादपों से प्राप्त होने वाली एक तो है माल्टोज, जो बनी है दो अणुओं से, एक मतलब दोनों ग्लूकोज के ही अणु हैं, और ये पाए किस में जाते हैं, अंकुरित अनाज, जिससे हम जर्मिनेट करते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों सुक्रोज, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु दोस्तों क्या होता है, फ्रक्टोज का। किसका होता है, एक अणु ग्लूकोज का होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रक्टोज का। अब ये किस में पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा किस में पाई जाती है दोस्तों, गन्ने में। गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, डाइसेकेराइड है, मतलब इसमें दो अणु होते हैं, एक अणु ग्लूकोज का होगा, दूसरा क्या होगा, फ्रक्टोज का होगा। परीक्षा की दृष्टि से आप बिल्कुल याद रखिए, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछेगा दोस्तों, ये मैक्सिमम है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। मतलब माल्टोज दो अणुओं से, ग्लूकोज और ग्लूकोज, सुक्रोज किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, गन्ने में ये पाया जाता है, ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो ये तो हो गया पादपों से मिलने वाली डाइसेकेराइड। जंतुओं से मिलने वाली डाइसेकेराइड क्या है दोस्तों, लैक्टोज। कौन सी सेकेराइड है, लैक्टोज है। अब लैक्टोज क्या है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, दो अणु, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यही गैलेक्टोज जो आपने मोनोसेकेराइड में देखा था। तो ये एक अणु ग्लूकोज का है, दूसरा अणु गैलेक्टोज का है। तो ये लैक्टोज किस में पाई जाती है दोस्तों, आपको पता है कि ये दुग्ध शर्करा है, ठीक है, दुग्ध शर्करा। क्लियर हो गया। मोनोसेकेराइड देखा आपने, डाइसेकेराइड देखा। डाइसेकेराइड में दोस्तों क्या है, पादपों से पाई जाने वाली डाइसेकेराइड है माल्टोज, जो दो अणुओं से बनी है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से, जो अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों जंतुओं से प्राप्त होने वाली, दूसरा क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो लैक्टोज है, ठीक है। माल्टोज सुक्रोज जो है पादपों से है और लैक्टोज किससे, जंतुओं से। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, डाइसेकेराइड।
अब देखिए दोस्तों पॉलीसेकेराइड, तीसरा भी हम देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। इससे मतलब पॉलीसेकेराइड से ही मतलब है कि इसमें दो से अधिक अणु पाए जाते हैं, दो से अधिक अणु पाए जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों पॉलीसेकेराइड देखा जाए। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं दोस्तों। पॉलीसेकेराइड में क्या है? ठीक है, ये ज्यादातर मतलब समझ लीजिए किसके अणु होते हैं? ग्लूकोज के ही, ग्लूकोज के ही हजारों अणुओं, मतलब आप समझिएगा हजारों अणुओं से, मतलब 10 भी हो सकते हैं, 10 से हजारों अणुओं तक जो है मिलके ये बनी होती है। क्या? डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मतलब 10 अणु भी कम से कम हो सकते हैं, अधिक से अधिक हजारों में इनकी संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों इनकी खास बात क्या है पॉलीसेकेराइड की? ये जटिल होते, क्योंकि देखिए बहु है तो जटिल होंगे, बहुत अणुओं से बने हैं, इसमें ज्यादा अणु होते हैं तो जटिलता स्वाभाविक सी बात है, तो जटिल होते हैं। और खास बात अघुलनशील होते हैं। बाकी की जो शर्कराएं आपने देखी दोस्तों, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये क्या होती हैं? घुलनशील शर्करा हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड इसकी वजह है दोस्तों, अघुलनशील भी होने की एक वजह है। जटिल होते हैं वो ठीक है, अघुलनशील इसलिए होते हैं क्योंकि ये मंड के रूप में संचित होते हैं। अगर अघुलनशील नहीं होंगे तो ये जो है संचित नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं और जटिल होते हैं। एक बात, मुख्यतः ये किस में पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड? मुख्यतः पौधों में। मुख्यतः कहां से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये जब इनका जल अपघटन होता है, मान लीजिए पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन हुआ, जल अपघटन हुआ तो किस में बदल जाएंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बदल के ऊर्जा प्रदान करेंगे। ग्लूकोज में बदल के क्या करेंगे दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन टूटता है जब, तो किस में बदलता है? ग्लूकोज में, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये दोस्तों संग्रहित, एक तरह से संग्रहित ईंधन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? संग्रहित ईंधन का। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये संग्रहित ईंधन का किस तरह काम करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, ग्लाइकोजन के माध्यम से। ठीक है, ग्लाइकोजन ये कहाँ होता है संग्रहण? यकृत में या लीवर में? यकृत या लीवर में ये क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए जैसे आपने सुना है मंड या स्टार्च, ये जो मंड या स्टार्च क्या है दोस्तों? ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आलू आप काटते हैं दोस्तों तो सफेद सफेद सा जो है पदार्थ आपको दिखता है। आलू को काट के पानी में धोते हैं तो जो व्हाइट कलर का पदार्थ होता है वो पॉलीसेकेराइड ही है। वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है, घुलनशील नहीं होता है। चावल आप धुलते हैं तो चावल में भी जो होता है वो मंड या स्टार्च ही होता है। ठीक है, ये संग्रहित ईंधन है। क्लियर हुआ? चलिए अब एक जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये विश्व भर में पाए जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला बायोपॉलीमर है, जैविक रेशा है। और ये क्या होता है दोस्तों? सेल्यूलोज ये होता है पॉलीसेकेराइड। पादपों की जो ऊपरी त्वचा होती है दोस्तों, ऊपरी परत होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला बायोपॉलीमर है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन के 1 अणु पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड जिसमें 2 अणु, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो पॉलीसेकेराइड जिसमें 10 अणु से कई हजार अणु पाए जा सकते हैं। और तीनों को हमने अलग अलग देखा। हमने मोनोसेकेराइड में देखा कि किस तरह जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिसमें ग्लूकोज सार्वत्रिक ईंधन के बारे में प्रसिद्ध है, सार्वत्रिक ईंधन की तरफ प्रसिद्ध है। और दूसरी बात क्या, हमने जब डाइसेकेराइड को देखा तो उसमें देखा कि पादपों में भी पाया जाता है, जंतुओं में भी पाया जाता है। पादपों में 2 तरीके से, माल्टोज और सुक्रोज के रूप में। तो माल्टोज अंकुरित अनाज में पाया जाता है
जो बना होता है 2 ग्लूकोज के अणुओं से, और सुक्रोज बना होता है किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक है, जैसे गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा वो क्या होती है दोस्तों, सुक्रोज होती है। और तीसरा जो था जो है दोस्तों वो कौन सा था, लैक्टोज था, जो कि किससे बना होता है, ग्लूकोज के एक अणु से, और एक अणु होता है गैलेक्टोज का। तो ये हमने डाइसेक्राइड देखा, पॉलीसेक्राइड हमने देखा कि सेलुलोज है, या जो है मंड स्टार्च है, ये जो संग्रहित ईंधन की तरह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है और अघुलनशील होता है, ये सब क्या है दोस्तों, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। अगली क्लास में दोस्तों हम और पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे किसकी कमी या अधिकता से क्या रोग हो सकते हैं, क्या विकृतियां आ सकती हैं और इनके मुख्य कार्य क्या हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।